कृषि जगत से जुड़ी तमाम खबरें लिए मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा नए नए विषयों पर चर्चा करते हैं और विशेषज्ञों के द्वारा आपको बहुत सारी जानकारी देते हैं, जिसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और घर बैठे आप हर जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो जानकारी हासिल करने से पहले सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। दर्शकों नमस्कार, खबरी खेती की में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पे। मोटे अनाजों का उत्पादन कर लाभ ले सकते हैं किसान। मशरूम को ऊंचे मचानों पर लगाएं एवं किसानों के लिए उपयोगी ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलट हल। किसान भाई बहनों, कम संसाधनों के कारण कई बार खेत खाली रह जाता है या उत्पादन सही से नहीं हो पाता। ऐसे में मोटे या पोषक अनाजों का उत्पादन लाभदायक हो सकता है। इन्हें श्री अन्न भी कहते हैं। इनके लिए बहुत उपजाऊ जमीन या बहुत सिंचाई की जरूरत नहीं होती। इसे कम संसाधनों के साथ भी बेहतर तरीके से उत्पादित किया जा सकता है। कृषक बंधुओं, अपनी पौष्टिक गुणों और स्वाद के कारण मशरूम बेहद लोकप्रिय सब्जी है। न केवल उपभोक्ताओं बल्कि उत्पादकों के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र है, जिसका कारण है इसके उत्पादन में बेहतर मुनाफे को सुनिश्चित होना। यदि आप अपने इसके उत्पादन से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखकर ज़्यादा लाभ ले सकते हैं, जैसे कि मचान का प्रयोग कर प्लास्टिक की थैलियों में मशरूम का उत्पादन। पत्ता गोभी की फसल से किसान अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। इसे सलाद सब्जी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। किसान उन्नत किस्मों की बुआई करें। इसमें जो किस्में प्रचलित है इनका उत्पादन 80 से 100 क्विंटल प्रति एकड़ तक हो जाता है। किस्मों का चयन क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और बाजार की मांग को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। बाजार में इसकी मांग वर्ष भर बने रहने के कारण इसकी खेती कर काफ़ी मुनाफा लिया जा सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में पत्ता गोभी की खेती प्रमुखता से की जाती है। इसे बंद गोभी एवं कैबेज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खेती ठंड के मौसम में की जाती है। इसकी खेती करने से पहले कुछ उन्नत किस्मों की जानकारी होना आवश्यक है, जैसे कि पूसा मुक्ता। इस किस्म की पत्ता गोभी गोल एवं सपाट होता है। इसके साथ ही यह मध्यम आकार के एवं हल्के रंग के होते हैं। अर्ली ड्रम हेड, यह जल्दी पकने वाली किस्मों में से एक है। इस किस्म का पत्ता गोभी चपटे एवं मध्यम से बड़े आकार के होते हैं। क्विस्टो, यह पत्ता गोभी की संकर किस्मों में से एक है। इस किस्म में फल आकार में गोल एवं सख्त होते हैं। रोपाई के 80 से 85 दिनों के बाद फसल तैयार हो जाती है। किसान भाई बहनों, तरबूज एक ऐसी फसल है जिसकी मांग गर्मी के दिनों में काफ़ी बढ़ जाती है। साथ ही साथ इसके उत्पादन में ज़्यादा लागत भी नहीं लगती। सफलता की कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक कर्मठ किसान विनय कुमार से, जो कि पटना जिला के निवासी हैं और तरबूज की खेती से अपनी आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वह किन तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं और कैसे सफलता अर्जित कर रहे हैं। वाटरमेलन लगाए हैं। ये नोन्यू कंपनी का आरोही वेराइटी है और ऊपर से हरा दिखता है लेकिन अंदर इसका येलो होता है और खाने में बहुत टेस्टी है। ये पिछला साल से चालू किए थे आरोही वेराइटी, और अभी जिसको भी पिछले साल दिए थे वो लोग वापस हेवी डिमांड है उन लोग का। रेगुलर जब तक ये आरोही निकलते रहेगा उन लोग को रेगुलर ऑर्डर आते रहता है। ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलट हल के मुख्य भाग फार, हरिस्मोल्ड बोर्ड, लैंडसाइड और हल मूल है। इसका फाल छड़ फार प्रकार का होता है तथा यह उच्च कार्बन स्टील या कम मिश्रित स्टील का बना होता है। इस हल की जुताई की गहराई का नियंत्रण हाइड्रोलिक लीवरेज या ट्रैक्टर की 3 पॉइंट लिकेंस से करते हैं। इस हल से सख्त मिट्टी को भी आसानी से तोड़ा जा सकता है। इस हल से देसी हल की तुलना में 40 से 50% मजदूर की बचत, 30% संचालक खर्च में बचत तथा 4 से 5% उपज में बढ़ोतरी होती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। मंडी भाव में आइए चलते हैं अंटा घाट पटना, जहां जानेंगे हरी सब्जियों के ताज़ा भाव। भिंडी 2800 से 3200 रुपये प्रति क्विंटल, परवल 3200 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल, नेनुआ 1600 से 1800 रुपये प्रति क्विंटल,
करेला 2200 से 2600 रुपये प्रति क्विंटल, टमाटर 1200 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मधु क्रांति, एक नए युग का आगाज। मधु क्रांति विकास के नए रास्ते खोल रही है, मधुमक्खी पालकों के जीवन स्तर को बेहतर बना रही है, साथ ही पूरी दुनिया में शहद के क्षेत्र में भारत को एक नई पहचान दिला रही है। भारत सरकार मधुमक्खी पालकों की आय को बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देश में मधुमक्खी पालन के संवर्धन और विकास के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि सहित मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। किसान तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खियां न सिर्फ शहद देती हैं, बल्कि पर्यावरण और कृषि के लिए भी आवश्यक हैं। यूं तो भारत में लंबे समय से लोग मधुमक्खी पालन का काम पारंपरिक तरीकों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं और जरूरत भी है। मधुमक्खियों की इसी जरूरत और योगदान का जश्न मनाने और इसे और बारीकी से समझने के लिए ही मनाया जाता है विश्व मधुमक्खी दिवस। इसी आवश्यकता को समझते हुए 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की शुरुआत हुई। उद्देश्य स्पष्ट था, मधुमक्खी पालन के कार्य को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से विकसित करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके लिए प्रोत्साहित करके मधु क्रांति के सपने को साकार करना। मधुमक्खी पालन से मिलने वाले उत्पाद जैसे शहद, बी वैक्स, रॉयल जेली और पॉलन आदि कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रोत्साहन से और कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन से आज राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन सफलता का पर्याय बन चुका है। न केवल ये देश के किसानों के लिए आय बढ़ाने का एक साधन बना है, बल्कि तमाम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रहा है। 2013-14 से 2021-22 तक शहद का उत्पादन 76,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 2021-22 में 1,33,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। शहद का निर्यात 28,000 मीट्रिक टन से बढ़कर 74,000 मीट्रिक टन से अधिक हुआ। 3 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब और 31 मिनी शहद टेस्टिंग लैब स्थापित हुई। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन की कामयाबी सिर्फ आंकड़े ही बयान नहीं कर रहे, कहानियां खुद इसकी सफलता की बानगी पेश कर रही हैं। मैंने 1990 में मधुमक्खी पालन शुरू किया, 2 बॉक्स से शुरू किया और आज हमारे पास लगभग 4,200 बी बॉक्सेस हैं। लगभग 17 तरह के हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो डिफरेंट एरियाज़ में बी को माइग्रेट करके प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जितने बी बॉक्सेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास, वैक्सीट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 20 मीट्रिक टन पर डे का हनी प्रोसेसिंग प्लांट है। आज हमारा जो उत्पादन है वो 1 लाख केजी लगभग एनुअली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। यमुनानगर के सुभाष काम्बोज मधुमक्खी पालन के अपने काम के चलते आज देश भर में जाने जा रहे हैं। सुभाष जी ने वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद उन्होंने केवल 6 बॉक्स के साथ अपना काम शुरू किया था। मैंने सिर्फ अपने पोलिनेशन के लिए और शहद खाने के पर्पज से ये बॉक्स रखे थे। जब मैंने देखा कि मधुमक्खियां भी बढ़ रही हैं और हमें शहद भी मिल रहा है, तो मैंने फिर प्रोफेशनल तौर पे इसी काम को ही करने की सोची और आज की तारीख में मैं लगभग 1500 बॉक्स पे मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन का हिस्सा बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ये मिशन नारी शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने में भी बड़ा योगदान दे रहा है। अभी तक महिलाओं के 164 स्वयं सहायता समूहों को इससे जोड़ा जा चुका है। इसी तरह मधु क्रांति पोर्टल पर अभी तक लगभग 13,000 से अधिक मधुमक्खी पालक और 21 लाख मधुमक्खियों की कॉलोनीज रजिस्टर हो चुकी हैं।
आज भारत प्राकृतिक शहद का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के क्षेत्र में सारी दुनिया के लिए एक मिसाल के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मधु क्रांति आए और रोजगार के अवसर बढ़ाए। तो चलिए चलते हैं हम अपने विशेषज्ञ के पास और जानते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। किसान बंधुओं नमस्कार। जब बात ये आती है कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़े, तो कृषि वैज्ञानिकों का ऐसा सुझाव है कि अगर किसान सब्जी और फलों की खेती अधिक से अधिक करते हैं तो इससे उनकी आमदनी बढ़ सकती है या बढ़ेगी भी। इसी उद्देश्य को लेकर कि हमारे किसान किस तरह से बागवानी से जुड़ें, फलों की खेती शुरुआत करें, इसी उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत की है। इससे जुड़कर किसान किस तरह से सहयोग ले सकते हैं, किस तरह का प्रशिक्षण उन्हें मिलता है या राष्ट्रीय बागवानी मिशन में किस तरह का प्रावधान है, इन तमाम बातों पर आज हम अपने विशेषज्ञ से चर्चा करेंगे। तो इस विषय को पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं उप निदेशक उद्यान पटना नितेश कुमार राय। नितेश सर, आज के कार्यक्रम में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चूँकि हम राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में बात करने जा रहे हैं तो हमारे किसान ज़रूर ये सोच रहे हों कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है वो इसका उद्देश्य क्या है और हमारे किसान किस तरह का लाभ इस योजना के जरिए उठा सकते हैं। जी किसान भाई, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की संस्थापना वर्ष 2005 में हुई थी। इसका मेन उद्देश्य है कि हॉर्टिकल्चर के हॉलिस्टिक अप्रोच पर हम लोग इसमें बात करते हैं। हॉलिस्टिक अप्रोच का मतलब हुआ कि कंप्लीट, मतलब एक पौधा डालने से लेकर के बाज़ार की व्यवस्था तक करने के लिए इस बागवानी मिशन के अंतर्गत में उद्देश्य है। सरकार ने ये फील किया है, हम लोग भी ये महसूस करते हैं कि भविष्य में अगर हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्रांति लानी है खेती के क्षेत्र में, तो हमको हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में बढ़ना पड़ेगा, बागवानी के क्षेत्र में बढ़ना पड़ेगा। तभी हम लोग अपनी आजीविका का साधन, उद्यान को उद्योग से जोड़ने की व्यवस्था इत्यादि हम लोग कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत में पौधे की गुणवत्ता कैसी हो सके, एक अच्छी नर्सरी कैसे बन सकेगी, उसमें अच्छे गुणवत्ता के पौधे कैसे हो सकते हैं। जैसे कि आम का एक बीजू पौधा मिल जाए और आम का एक कलमी पौधा मिले, तो गुणवत्तापूर्ण पौधे किसान भाई को कैसे मिल सकें, घर के पास की नर्सरी मिल सकें, किसी सरकारी नर्सरी में मिल सके, किसी बैनर और बिल के अंतर्गत मिल सके, ताकि भविष्य में वो चीटेड न फील कर सके। इन सारी व्यवस्थाओं के लिए सरकार ने नर्सरी की व्यवस्था शुरू की है किसान भाई। तो बागवानी मिशन का मेन उद्देश्य हमारा ये होगा कि सब्जी की नर्सरी हो, मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट की हो, फल की नर्सरी हो, और जितने भी पौधे जो बीज से तैयार किए जा सकते हैं, कलम से तैयार किया जा सकते हैं, शक्कर से कर सकते हैं हम लोग, या रनर से हो सकते हैं, उन सारे की नर्सरी की व्यवस्था सबसे पहले इसमें की गई है। नर्सरी पर भी 2 तरह का अनुदान दिया जा रहा है। बड़ी नर्सरी अगर कोई किसान लगाना चाहते हैं जैसे 4 हेक्टेयर में, तो उनको 1 करोड़ तक की योजना का लाभ उनको दिया जा सकता है। और अगर छोटी नर्सरी कोई लगाते हैं 1 हेक्टेयर से अंतर्गत में वो, तो किसान भाई उसमें 50% अनुदान 25 लाख का 12.5 लाख रुपए किसान भाइयों को उपलब्ध कराया जाता है इसमें। सर, जैसा आप बता रहे हैं कि एक बहुत ही सुनियोजित तरीके से उनको करना है ताकि वो उद्योग से उसको जोड़ सकें, तो इसके लिए एक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होगी। तो हमारे किसानों को इस तरह का प्रशिक्षण कहाँ मिलेगा, वो किन से संपर्क स्थापित करें इसके लिए? राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत ही बिहार में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाए गए हैं। एक सब्जी के ऊपर है और एक फल के ऊपर में। सब्जी वाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नालंदा में चंडी स्थल में है, और फल का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमारा देसरी वैशाली में है। सरकार का उद्देश्य यही है कि दोनों में हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके किसानों को दिखाएं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने का मतलब हुआ कि अगर कोई नई चीज़ आती है, तकनीक आती है, मल्च लगाना है, ड्रिप लगाना है, पॉली हाउस लगाना है, शेड नेट लगाना है, पानी की व्यवस्था कैसी होनी है, ये छोटी छोटी चीज़ें किसान पौधे के साथ किसी ऐसे स्थल पर करते हुए देख पाएंगे, तो उनको देखने के बाद जो बिलीव होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे दोनों सेंटरों में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है। किसान वहाँ जा कर के उत्पादन क्षमता के ऊपर में देखते हैं कि अच्छा, ये हम मल्चिंग लगा रहे हैं या हम ड्रिप लगा रहे हैं, तो इससे क्या फ़ायदा हमको हो रहा है। साथ में दोनों सेंटर में हम लोग प्रशिक्षण की व्यवस्था रखे हुए। मान लीजिए कि किसान वहाँ जा रहे हैं, तकनीक को देख रहे हैं, तकनीक को समझ रहे हैं, तकनीक के साथ साथ कुछ हस्तांतरण की व्यवस्था भी उनके पास हो, तो दिन भर हम लोग उनको प्रशिक्षण के रूप में रखते हैं। आधे दिन हम लोग उनको क्लासरूम का प्रशिक्षण देते हैं और आधे रूम हम उनको फील्ड का प्रशिक्षण देते हैं कि अगर रिजुविनेशन करना हुआ तो आम का रिजुविनेशन कैसे किया सकता है, अगर कैनोपी मैनेजमेंट करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग की व्यवस्था कैसे हो सकती है, सीडलिंग कैसे बना सकते हैं, पपीता का सीडलिंग कैसे कर सकते हैं, कौन सी वेराइटी से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग दोनों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में करते हैं।
दोनों सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सरकार ने लगभग 20,000 किसानों के प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा हुआ है। किसान भाई, आपसे अनुरोध है कि आप अपने जिला में सहायक निदेशक उद्यान का जो कार्यालय, जिला उद्यान कार्यालय होता है, वहाँ आप संपर्क करेंगे। सर, चूँकि सब्जी और फल दोनों की आपने बात की है, तो मुख्यतः जैसे हमारे के यहाँ आम, लीची और पपीता के को उत्पादक किसान हैं, तो इसके लिए भी कृषि विज्ञान केंद्र क्या उपयुक्त है, या जो आप अभी बता रहे हैं वहीं उनको जाना होगा? हमारे दोनों विश्वविद्यालय जो बिहार में कार्यरत हैं, वे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का काम करते हैं। वैरायटी कौन से किसानों को समय से लगाना चाहिए, कौन सी वैरायटी उपयुक्त होगी, इवन प्रशिक्षण की व्यवस्था, मधुमक्खी पालन की व्यवस्था, मशरूम की खेती की व्यवस्था, वो सारी व्यवस्था वहाँ कर सकते हैं किसान भाई। तो किसान भाई चाहें तो केवीके से भी मदद ले सकते हैं। बिहार में जो मशरूम क्रांति अभी हो रही है, मशरूम में हम लोग सबसे ऊपर चल रहे हैं, इसमें केवीके का भी बहुत बड़ा रोल है, हमारे यूनिवर्सिटी का भी बहुत बड़ा रोल है। तो जब तक हमारे वैज्ञानिक, हमारे विभाग, हमारे किसान सब लोग मिलजुल करके नहीं काम करेंगे, तब तक बिहार की प्रगति नहीं हो पाएगी। इसलिए निश्चित तौर पर किसान भाई, अगर आप केवीके के पास भी जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो आपको जितना बता सकते हैं बताएंगे। अगर उनको लगता है कि इनकी व्यवस्था डिपार्टमेंट स्तर पर करनी है तो वहाँ से आपको रिकमेंड करेंगे, ताकि हम लोग यहाँ COE में या विभाग में कर सकें। अनुदान देने की व्यवस्था करनी है या कोई प्रोजेक्ट लेने की व्यवस्था करनी है तो वो भी आपको रिकमेंड करेंगे, ताकि हम लोग के स्तर पर आकर के किसान भाई यहाँ से लाभ उसका प्राप्त कर पाएंगे। जो हमारे किसान इस योजना से जुड़ना चाह रहे हैं, या जो फलों के या सब्जियों के बागवानी से जुड़े हैं, उन किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाई, सरकार लगातार सतत रूप से आपके लिए कार्य करना चाह रही है, चाहती है कि किसान का जो उत्पादन हो वो बीज से लेकर के बाज़ार तक की व्यवस्था में कहीं पर कोई कमी न रह जाए। बीज अच्छी मिले ताकि पौधा अच्छा होगा, पौधा की गुणवत्ता बनी रहे, खेत में वृद्धि अच्छी हो, उसके लिए भी हम लोग योजना दे रहे हैं किसान भाइयों को। और इसके अलावा जब बाज़ार में हम लोग लेके जा रहे हैं तो हम लोग अभी एक पैक हाउस का भी निर्माण कर रहे हैं। बिहार में अभी एक के अलावा एक दूसरा पैक हाउस भी बनने जा रहा है। पैक हाउस का कार्य ये होगा कि किसानों का जो उत्पादन होगा उसका सॉर्टिंग, ग्रेडिंग करने के बाद मार्केटिंग तक करने के लिए क्या क्या चीज़ उपयोगिता होगी, अगर ज़रूरत पड़ने पर 4-5 दिन 10 दिन अगर उसको स्टोर रूम में रखना पड़े, कोल्ड रूम में रखना पड़े, तो उसके रखने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे सिंपल एक भिंडी का ही है, तो भिंडी का फिंगर का साइज़ और फिंगर का कितना ग्राम का होना चाहिए वो मार्केट वैल्यू पर निर्भर करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो किसान भाई को अगर बताई जाए कि पैकेजिंग में क्या क्या ध्यान रखना है, एक साइज़ का आलू कैसे रखना है, एक साइज़ का प्याज कैसे रखना है, तो ये सारी सुविधाएं के स्तर पर किसान भाई सरकार आपके लिए काम कर रही है। आप लगातार इस तरह से जागरूक होकर के हमारे पास आते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग के स्तर से सभी योजनाओं का और सभी सहयोग आपको प्रदान किया जाता रहेगा। सर, चूँकि किसानों को भी एक उद्यमी बनाने के तरफ ये योजना बढ़ रही है और आप इसमें योगदान दे रहे हैं, आप आज चर्चा में आए, बहुत अच्छी बातचीत की, महत्वपूर्ण बातचीत की जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी। अरे भाई रामेश्वर, क्या बात, बड़े परेशान दिख रहे हो? सोच रहा था कि अभी तो हाथ पांव चल रहे हैं तो खेती कर पा रहा हूँ, कल को जब इनमें ताकत नहीं रहेगी गुजारा कैसे होगा? पेंशन से। पेंशन? हाँ, और वो भी हम जैसे किसानों के लिए। अब हम जैसे छोटे किसान भी 60 साल के होने पर 3,000 रुपए मासिक पेंशन पा सकते हैं। सच में? हाँ, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। 18 से 40 वर्ष की आयु के लघु और सीमांत किसान इस स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना में 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। भारत सरकार भी हर महीने किसान के बराबर किस्त का योगदान करेगी। कभी नहीं सोचा था कि हम जैसे किसानों की भी पेंशन का सपना कभी सच होगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
नजदीकी जन सेवा केंद्र जाकर इस योजना से जुड़ें। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आइए देखते हैं एक साक्षात्कार जिसमें हम जानेंगे एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में। दर्शकों नमस्कार, आज का हमारे कार्यक्रम का विषय है एकीकृत बागवानी विकास मिशन। इसके लिए हमने आमंत्रित किया है श्रीमती रूबी कुमारी जी को, जो सहायक निदेशक हैं कृषि भवन मीठापुर पटना से। रूबी जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। रूबी जी, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये एकीकृत बागवानी विकास मिशन क्या है। हम यह जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को इसके बारे में समझाएं। जैसा कि इन्होंने बोला कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन के बारे में मैं क्या ही बताऊं। एकीकृत बागवानी विकास मिशन कार्यक्रम एक अपने में संपूर्ण योजना है जिसके अंतर्गत बागवानी की सभी चीज़ों को, सभी अवयवों को, सभी घटकों को इंक्लूड किया गया है। इसके अंतर्गत हम फल की खेती, फूल हो गए, सब्जी, मसाले, सुगंधित पौधे, मेडिसिनल प्लांट्स, जो भी चीज़ें आती हैं, सारी चीज़ों की खेती, उसे बाज़ार तक कैसे पहुंचाना है, एक एक पौध उत्पादन से लेकर के बाज़ार तक पहुंचाने की, बाज़ार को डेवलप करने की जितनी भी चीज़ें होती हैं, सभी चीज़ों को इसमें समाहित किया गया है। इसके ये केंद्रीय वित्त पोषित योजना है। इसके अंतर्गत हमें 60% केंद्र से राशि प्राप्त होती है एवं 40% राज्य से राशि प्राप्त होती है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन की वित्त पोषित योजना पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए 100% वित्त पोषित होती है, लेकिन बाकी अन्य राज्यों के लिए ये 60-40 के रेशियो में की जाती है। मैडम, आज का विषय भी बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छी जानकारी भी दी। अब हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि इसके उप योजनाएँ कौन कौन सी हैं और किस तरह के काम कर रही हैं। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है कि एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत काफ़ी चीज़ों को कवर किया जाता है। इसमें अन्य उप योजनाएँ भी सम्मिलित की गई हैं, जिसमें है हमारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय विकास बागवानी बोर्ड, राष्ट्रीय बैम्बू मिशन। इन सब चीज़ों को भी इसके अंतर्गत लाया गया है। मैम, एकीकृत बागवानी मिशन जो है वो अभी क्रियान्वित की जा रही है, तो इसके स्वरूप क्या क्या हैं? पौध उत्पादन के लिए हम लोग प्लग टाइप नर्सरी की स्थापना की सुविधा भी किसान भाइयों को दी जाती है। इसके तहत अगर सार्वजनिक क्षेत्र में प्लग टाइप नर्सरी की स्थापना करानी होती है तो उसके लिए 100% सहायता अनुदान दी जाती है, और अगर निजी क्षेत्र में की जाती है तो उसके लिए 40% सहायता अनुदान प्रावधानित की गई है। इसके बाद हम अगर फल के बागान लगाना चाहते हैं हमारे किसान भाई बंधु, जैसे कि केला की खेती करना चाहते हो, हाई डेंसिटी में वो आम की खेती, अमरूद की खेती या लीची की खेती करना चाहते हो, तो उन सब चीज़ों के लिए भी किसान भाइयों को सहायता अनुदान प्रावधानित की जाती है। इसके बाद अगर हम लोग जैसे ये तो खुले में खेती की जाती है, इसके बाद अगर वो संरक्षित खेती करना चाहते हो, संरक्षित मतलब पॉली हाउस में, शेडनेट हाउस में करना चाहते हो, तो इन चीज़ों के लिए भी किसान भाइयों को अनुदान की प्रावधानित की गई है। मैम, एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत जो कुछ अनुदान राशि प्रदान की जाती है किसानों को, तो उसकी क्या प्रक्रिया है, इसके संबंध में बताएंगे? इसके संबंध में मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे एग्रीकल्चर बिहार की वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको आवेदन कैसे करना है एक लिंक अवेलेबल कराया जाएगा। इसके तहत आप डीबीटी में रजिस्टर्ड कराएंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन करना होता है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे,
उसके बाद आपकी प्रोफाइल खुलती है, वहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना होगा, आपके ज़मीन संबंधी कागजात या पैन कार्ड इत्यादि अपलोड करेंगे। उसके बाद एक आपका DBT नंबर जनरेट होगा, उस नंबर की सहायता से आप योजना का लाभ ले सकते हैं। मैम, हमारे दर्शकों को आप कुछ संदेश दें। किसान भाई बंधुओं से मेरा यही संदेश है कि आपको पौध उत्पादन से लेकर के बाज़ार तक हम आपको बाज़ार की सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। किसी भी स्तर पर अगर किसी भी तरह की सहायता चाहिए सरकार से, तो हमारी बहुत सारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं, चाहे वो पौधरोपण की हो या संरक्षित खेती करने की हो या बाज़ार लगाने की हो। तो आप ज़रूर आएँ और योजनाओं का लाभ लें और बिहार को कृषि के क्षेत्र में काफ़ी आगे ले जाएं। रूबी जी, आज आपने इस विषय पर बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बेहतरीन जानकारी दी। उम्मीद है कि हमारे किसान भाई, हमारे दर्शक इसका लाभ उठाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।